नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक और आर्टिकल आज डिस्कस करेंगे और ये आर्टिकल है इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। सबसे खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी, ये दो लोगों ने इस आर्टिकल को लिखा है। और ये दो लोग किसके साथ एसोसिएटेड हैं? नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन। हमारे देश में राइट टू इन्फॉर्मेशन को लेके बहुत सारे लोग सजग हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट आरटीआई एक्टिविस्ट हैं हमारे देश में, और अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी जी दो ऐसी इंपॉर्टेंट आरटीआई एक्टिविस्ट, तो उनका लिखा हुआ ये आर्टिकल है। और इलेक्टोरल बॉन्ड का जो प्रोसेस है उसमें खामियां निकाल रही हैं यहाँ पे ये दोनों लेडीज। देखते हैं इनका क्या बोलना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी के लिए 5 लेजिस्लेटिव असेंबलीज में इलेक्शन अनाउंस किए हैं। इसको हम लोग करंट अफेयर्स में देख ही रहे हैं। और सबसे खास बात दोस्तों ये है कि इलेक्शन का जो पूरा प्रोसीजर होता है उसमें पैसा इन्वॉल्व होता है। पॉलिटिकल पार्टीज के पास पैसा जाता है। इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास पैसा आता है अभी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। ये इलेक्टोरल बॉन्ड की सुविधा 2017 में आई थी, लेकिन अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो केस है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जब 2017 में सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेके आई थी, उसके बाद 2017 में ही ये केस आपका सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, और तब से सुप्रीम कोर्ट में ये पेंडिंग ही चल रहा है। अब यहाँ पे दोनों ऑथर्स क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि भाई देखिए, हमारे देश में इलेक्टोरल फाइनेंसिंग का जो सिस्टम है वो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज ये चाहती हैं कि ये ट्रांसपेरेंट ना रहे। जो भी पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में रहती है वो कभी भी पूरी तरीके से इलेक्टोरल फाइनेंसिंग में ट्रांसपेरेंसी नहीं लाना चाहती। जब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट 2017 के फाइनेंस बिल में ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाला सिस्टम लेके आया, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इसको देश के सामने रखा, सबको लगा कि भाई ब्लैक मनी एलिमिनेट हो जाएगा, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, लेकिन एक्चुअली में कुछ हुआ नहीं। और वो क्यों नहीं हुआ उसको आप इस तरीके से समझिए। 3-4 इंस्टेंसेस यहाँ पे इन दोनों ऑथर्स ने दिए। मैं आपको पहले बता दूं, ये व्यू पॉइंट इन दोनों ऑथर्स के हैं। मैं अपनी तरफ से बना के कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। और कहीं ना कहीं मैं आपसे बोलूंगा कि दोनों ऑथर्स ने यहाँ पे जो भी व्यू पॉइंट दिए हैं मुझे बिल्कुल सही लग रहे हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में अमेंडमेंट हुए, कंपनीज एक्ट 2013 में अमेंडमेंट हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में अमेंडमेंट हुआ है। और इन तीनों अमेंडमेंट्स के चलते और ये जो फाइनेंस बिल के थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम आई है, अगर आप इनको कंसोलिडेटेड तरीके से देखो, एक साथ करके देखो, तो आपको पता चलेगा कि पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा मिलना आसान हो गया है। और पब्लिक कभी ये जान नहीं जाएगी कि पॉलिटिकल पार्टीज को कितना पैसा मिल रहा है और एक्चुअली में पैसा उसको कहां से मिल रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी को पैसा कहां से मिल रहा है और कितना मिल रहा है। अक्सर कर हमारी रूलिंग पार्टी के ऊपर इल्जाम लगता है कि भाई ये रिलायंस को फेवर करते हैं, ये अडानी ग्रुप को फेवर करते हैं। तो अगर हम ये जान सकते होते कि रिलायंस ग्रुप या अडानी इनको कितना पैसा दे रही है, ऑब्वियस सी बात है अगर वो पैसा दे भी रहे होंगे तो शेल कंपनीज के थ्रू दे रहे होंगे। पैसा बहुत सारे चैनल्स के थ्रू होके पहुंच रहा होगा, ऐसा नहीं होगा कि सीधे ही सीधे उनके अकाउंट से ट्रांसफर किया जा रहा होगा बीजेपी को। बट फिर भी अभी का जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का अरेंजमेंट है उसमें तो ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि पैसा दिया कैसे जा रहा है। तो अभी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रकार का प्रोमिसरी नोट है। ये प्रोमिसरी नोट किसके पास रहेगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास रहेगा। ठीक है भाई। कोई भी सिटीजन देश का या कोई भी कंपनी जो कि इंडिया में कॉर्पोरेटेड है, इनकॉर्पोरेटेड है, वो एसबीआई के पास जाएगी और एसबीआई से बोलेगी कि आप हमको एक प्रोमिसरी नोट दे दो। 1,000 रुपए का से लेके 1 करोड़ तक का होता है ये। मतलब जो हाईएस्ट है 1 करोड़ रुपए का। तो भाई एक प्रोमिसरी नोट 1 करोड़ का भी सकता है, 1,000 का भी सकता है, बीच में भी बहुत से डिनोमिनेशन से। तो एज अ सिटीजन आप चाहते हो कि कांग्रेस को आप कुछ डोनेशन दो, तो आप एसबीआई की डेजिग्नेटेड ब्रांचेस में जाइए और उनसे बोलिए कि मुझे प्रोमिसरी नोट दीजिए 1,000 रुपए का। उस 1,000 रुपए में आप अपना नाम वगैरह लिख के 1,000 रुपए जमा करके बैंक में जमा कर दो, पैसा इंडियन नेशनल कांग्रेस के अकाउंट में पहुंच जाएगा। और यही 1,000 रुपए वाला प्रोसीजर 1 करोड़ वाले में भी लगता है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप पॉलिटिकल पार्टी को कैसे पैसा देना चाहो तो आप इस प्रकार से पैसा दे सकते हो। तो ये स्कीम क्या फैसिलिटेट कर रही है? ये स्कीम फैसिलिटेट कर रही है कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको पैसा मिल जाएगा सिटीजन से और कंपनीज से, और पब्लिक को पता भी नहीं चलेगा। ना इलेक्शन कमीशन को पता चलेगा, ना इनकम टैक्स को पता चलेगा। ये अलग बात है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फाइनली पता चलेगा ही चलेगा। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ रुपया या इवन 1,000 रुपए का भी अगर किसी ने डोनेशन दिया है तो ये डोनेशन टैक्स फ्री है। तो जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो उस समय पे आप क्या करोगे? उस समय पे आप दिखाओगे कि भाई मैंने 1 करोड़ रुपया इस प्रोमिसरी नोट के थ्रू दिया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उस प्रोमिसरी नोट में यह दिखेगा कि हाँ भाई इसने 1 करोड़ रुपया दान किया है। अभी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को दान किया है, कितना दिखेगा कितना नहीं दिखेगा, इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है।
तो जब भी कोई पार्टी या कोई इंडिविजुअल इस प्रोमिसरी नोट यानी इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दान देगा, तो जब भी वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा फाइनेंशियल ईयर एंड होने पे, तो वो उसका टैक्स क्लेम करेगा, उसकी टैक्स रिबेट क्लेम करेगा, चूंकि भाई कंप्लीटली टैक्स फ्री है। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे रहे हो तो आपको टैक्स नहीं भरना उतने पे। तो अगर आपकी 10 करोड़ की इनकम है और 2 करोड़ रुपया आपने दे दिया किसी पॉलिटिकल पार्टी को एज अ डोनेशन, तो उस 2 करोड़ रुपए पे आपको टैक्स नहीं देना है। ठीक है भाई, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा ना आपको कि भाई मैंने 2 करोड़ रुपया पॉलिटिकल पार्टी को दिया है, तो वो प्रोमिसरी नोट आप दिखाओगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि देखिए ये 2 करोड़ रुपया मैंने दिया है। तो कुछ हद तक इनकम टैक्स के पास तो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, लेकिन पब्लिक के पास तो कोई तरीका ही नहीं पहुंचने का। मतलब मेरे आपके जैसे लोगों को ये कभी नहीं मालूम पड़ पाएगा कि बीजेपी के पास इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना पैसा आया और कौन सी फर्म ने बीजेपी को कितना पैसा दिया। इससे क्या शुरू हो गया? इससे शुरू हो गया एनोनिमस डोनेशंस। ठीक है, ऐसी डोनेशंस जा रही है पॉलिटिकल पार्टीज के पास जिसके बारे में किसी को पता नहीं। तो जो वोटर्स का राइट टू नो है ना, वो यहाँ पे वायलेट हो रहा है। पहले पीपल जो कि डोनेशंस को ट्रैक कर सकते थे बड़े बिजनेसेस के, वो अब नहीं कर सकते। तो अगर कोई बड़ा बिजनेस रूलिंग पार्टी को डोनेशन दे रहा है और बाद में रूलिंग पार्टी उसको फेवर कर रही है, तो एक क्विड प्रो क्यो, मतलब एक हाथ देना दूसरे हाथ लेना, इस चीज के पैटर्न को कहीं ना कहीं डिसाइड किया जा सकता था। अब वो सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब आप पता ही नहीं कर पाओगे कि किसने किसको कितना पैसा दिया और उसके बदले में बेनिफिट मिला तो क्यों मिला। समझ गया आप बात को? उसकी अगर आप बात करें तो electoral bonds, expressing its opposition to electoral bonds in the Supreme Court, the Election Commission has contended that they will have an adverse impact on transparency in political party financing. कहने का मतलब ये कि इलेक्शन कमीशन ने भी साफ साफ बोला है सुप्रीम कोर्ट में, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो सुविधा है ना, ये पॉलिटिकल पार्टी और हमारे इलेक्शन की जो प्रोसीजर है ना, उसमें ट्रांसपेरेंसी प्रमोट नहीं करती, इनफैक्ट और मुश्किल ले आती है। आप पता ही नहीं चल पाएगा कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज को एग्जैक्टली कहां से कितना पैसा आ रहा है, किस हिसाब से आ रहा है, ये जानना काफी मुश्किल हो गया है यहाँ पे। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा भाई कुछ और गड़बड़ चीजें हुई हैं। क्या गड़बड़ चीजें हुई हैं? 2016 और 2017 में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए एफसीआरए एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस चला और उस केस के चलते कहीं ना कहीं ये निकल के आया कि भाई हो सकता है कि बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया में, उनको शायद किसी फॉरेन सोर्स से फंडिंग मिल रही हो, और ये एफसीआरए एक्ट का वॉयलेशन था। तो भाई सरकार ने 2016 और 2017 में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में अमेंडमेंट किया और ये बोला कि पॉलिटिकल पार्टीज को अगर डोनेशन मिलती है फॉरेन से तो वो एफसीआरए का वॉयलेशन नहीं है। अब ये एक नई चीज हो गई। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये फॉरेन सोर्सेज से पैसा आ सकता है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के पास, और अगर फॉरेन सोर्सेज से पैसा आ सकता है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के पास, तो कहीं ना कहीं वो फॉरेन सोर्सेज पैसा फ्री में तो दे नहीं रहे, कहीं ना कहीं वो हमारी पॉलिटिकल पार्टी से फेवर भी चाहेंगे, तो प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाएगी। तो बाहर के बड़े बड़े कैपिटलिस्ट रूलिंग सरकार को हजारों करोड़ की तादाद में पैसा दे रहे हैं और बोल रहे हैं अपनी मार्केट खोलो, अपनी इकोनॉमी खोलो, टैक्स रिफंड दो, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है। फिर एफसीआरए के अमेंडमेंट्स के थ्रू ये भी बोला गया है कि फॉरेन कंपनीज की जो इंडियन सब्सिडरीज इंडिया में काम करती हैं, अगर वो डोनेशंस देती हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, ठीक है भाई, तो वो भी एफसीआरए का वायलेशन नहीं होगा। तो फिर कहीं ना कहीं फॉरेन कंपनीज की जो सब्सिडरीज इंडिया में काम कर रही हैं, वो भी एसबीआई के पास जाके ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकती हैं, तो वो पैसा भी पॉलिटिकल पार्टी के पास पहुंच जाएगा। कुल मिला के ये सब सुन के पता है क्या लगता है? मैं बताता हूं क्या लगता है। ये सब सुन के ये लगता है कि जब आप स्ट्रांग नहीं हो, जब आप एक आम आदमी हो, गरीब हो तो खैर बात ही अलग है, जब आप एक आम आदमी हो तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते, आपके लिए जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे आपको मानने पड़ेंगे। लेकिन जब आप ताकतवर हो, आपके लिए कोई नियम कानून ही नहीं है यहाँ पे। मतलब ये पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी आरटीआई को एंटरटेन नहीं करती हैं। एसबीआई जो इनके बिहाफ पे पैसा वसूल करता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे, एसबीआई में आप आरटीआई फाइल करके देखिए, एसबीआई आपको कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा आया, कितने के इलेक्टोरल बॉन्ड इशू है, ना, कभी कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता ये चल रहा है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज इतनी ज्यादा ताकतवर हैं कि आप इनके बारे में कुछ पता ही नहीं कर सकते, ये अपने मर्जी के हिसाब से काम करेंगे और आप कुछ नहीं कर सकते। अब भाई यहाँ पे जब सरकार इस प्रकार की स्कीम को लेके आएगी तो सरकार इसको कौन से बेसिस पे जस्टिफाई कर रही थी? ये स्कीम जितनी मैंने अभी तक बात की, मैंने इसकी बुराई की है, तो सरकार कौन से बेसिस पे स्कीम को जस्टिफाई कर रही है? सरकार का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव क्या है?
इलेक्टोरल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस करने का। सरकार का ये बोलना है कि हम प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मनी और लार्ज कैश डोनेशन को यहाँ पे हैंडल करना चाहते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को जो सपोर्ट करते हैं वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि इन बॉन्ड्स को केवल चेक से, केवल डिमांड ड्राफ्ट से, केवल डायरेक्ट डेबिट और ईसीएस से लिया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपको इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना है, आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी, कैश से करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहले क्या होता था कि भाई कैश के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज के पास डोनेशन जाती थी और हम पता नहीं कर पाते थे। अभी की रूलिंग सरकार ने, और सरकार ने क्या बोला कि देखिए ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, अगर आपको खरीदना है तो आप चेक, डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग से ही खरीद सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो ओपन में हो रही हैं, ऑनलाइन हो रही हैं, तो फ्रॉड नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे बेसिक पॉइंट भूल गए आप। पहले प्रॉब्लम क्या थी, 2017 से पहले क्या था, 2017 से पहले ये था कि अगर 20,000 रुपए से कम अगर कोई डोनेशन कर रहा है तो सोर्स बताने की जरूरत नहीं। एक पॉलिटिकल पार्टी के पास मान लीजिए 1,000 करोड़ रुपए आया, ठीक है भाई। अभी इस 1,000 करोड़ रुपए में 18,000 को किसी ने दिए, 17,000 किसी ने दिए, 16,000 किसी ने दीजिए 2017 से पहले। तो इस पॉलिटिकल पार्टी को बताने की जरूरत नहीं थी कि 17,000 किसने दिया, 18,000 किसने दिए, 12,000 किसने दिए। समझ गए? मतलब 2017 से पहले 20,000 से कम के जो डोनेशंस थे उनके सोर्सेज आपको बताने की जरूरत नहीं थी। अब 2017 में इनकम टैक्स एक्ट में कुछ चेंजेस किए गए और बोला गया कि भाई 2,000 से कम की डोनेशन में अगर पैसा आ रहा है तो आपको सोर्स बताने की जरूरत नहीं है। मतलब इस 20,000 के अकाउंट को तोड़ के कम करके 2,000 कर दिया गया। यानी कि कहीं ना कहीं जो लोग गलत तरीके से पैसा घुमा के इलीगल पैसा सरकार को देना चाहते हैं उनके लिए चीजें थोड़ी मुश्किल कर दी हैं, बट इम्पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि अगर उसके पास पैसा 2,000 रुपए से कम आया है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू तो वो कहां से आया है। 2017 से पहले अगर 20,000 रुपए से कम पैसा आया किसी एक इंडिविजुअल की तरफ से तो आपको सोर्स बताने की जरूरत नहीं है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सोर्स बताने की जरूरत नहीं है पैसे का। लेकिन अब क्या है कि भाई 2,000 रुपए से कम आया तो पॉलिटिकल पार्टी को उस 2,000 रुपए का सोर्स बताने की जरूरत नहीं है किसी को। कुल मिला के यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ही बताना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक को तो कुछ पैसे भी नहीं पता चल पा रहा है। समझ गए आप यहाँ पे? तो बेसिकली यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज क्या हो रहा है? कॉम्प्रोमाइज हो रहा है यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी इज व्हाट इज कॉम्प्रोमाइज। आप बता ही नहीं रहे हो कि आपका पैसा कहां से आ रहा है। वो चेक से आए, डिमांड ड्राफ्ट से आए, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग से आए, कैश से आए। आप बताओ कि सोर्स क्या है आपके पैसे का। आप बोल रहे हो कि हम तो पैसा ऑनलाइन ले रहे हैं, लेकिन तुमको ये नहीं बताएंगे कि पैसा कहां से आ रहा है। अरे भाई पैसे का सोर्स बताओ कहां से आ रहा है। तो कल की डेट में किसी बड़े बिजनेसमैन ने किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को 5,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिया, 1-1 करोड़ रुपए के वो खरीद के, और आप बोल रहे हो कि जो भी ट्रांजैक्शन हुई है वो ऑनलाइन हुई है, कैश से नहीं हुई है, तो भैया सब कुछ सही है, आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो भाई पब्लिक को जानने की जरूरत है। फिर कैश ट्रांजैक्शन की बात की जाए तो आपको पता ही पहले क्या होता था। देखिए ये जो 20,000 वाला अमाउंट था, होता ये था कि लोग 18,000, 17,000 कैश जाके जमा कर जाते थे। तो गांव में किसी को भी 50 रुपया दो और उससे बोलो कि ये 18,000 रुपए लो और जाके उस पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में डाल दो बैंक में, तो पर्सन जाके डाल देता था। इस प्रकार से बहुत बड़े बड़े सम्स को छोटे सम्स में तोड़ के पॉलिटिकल पार्टी तक पहुंचाया जाता था मल्टीपल स्मॉल डोनेशंस के थ्रू। अब ये मल्टीपल स्मॉल डोनेशंस काफी कम कर दी गई हैं, 20,000 से लिमिट आ गई है कम पे 2,000 पे। अब आप 2,000 से कम का पैसा जाके डालोगे अगर बैंक में तो आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो एनोनिमस कॉन्ट्रीब्यूशंस की जो लिमिट थी वो पहले 20,000 से कम करके 2,000 कर दी गई है। लेकिन ये कंट्रीब्यूशन कहां से आएगा? इलेक्टोरल बॉन्ड में एक्चुअली में इसको बहुत लिमिट कर दिया गया। 1 करोड़ के भी, अब मैं आपको कुछ एक न्यूज बताता हूं। जो दो लोगों ने यहां पे इस आर्टिकल को लिखा है, मैं इनके नाम बता देता हूं। एक है अंजलि भारद्वाज जी, एक है अमृता जौहरी जी। ये बहुत आरटीआई मार चुकी हैं एसबीआई में, और एसबीआई से जानने की कोशिश कर रही हैं कि भाई ये जो 1-1 करोड़ के, 1-1 लाख के जो इलेक्टोरल बॉन्ड हैं जिसके थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज के पास पैसा पहुंच रहा है, ये किसने खरीदे हैं पता नहीं चल पा रहा है। आप 20,000 से 2,000 की क्या बात कर रहे हो भाई? 1 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड जिसने खरीदा है उसका नाम भी नहीं पता है पब्लिक को, किसी को नहीं पता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता होगा, वो भी शायद तब पता हो जब वो पर्टिकुलर 1 करोड़ का बॉन्ड खरीदने वाला अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। समझ गया आप बात को? तो इस हद तक चीजें यहाँ पे छुपी हुई हैं, और इसके चलते बहुत सारे प्लेयर्स ने इस चीज को क्रिटिसाइज भी किया है। आप देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन दोनों की तरफ से स्टेटमेंट आए हैं कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं इनमें कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। प्लस यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत बड़ा फैक्टर खुल जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स मनी लॉन्ड्रिंग कैसे बढ़ा सकते हैं?
कंपनीज एक्ट 2017 को चेंज करके ये बोल दिया गया, पहले क्या था 2017 से पहले ये था कि एक कंपनी अपने पिछले 3 ईयर के प्रॉफिट्स का अगर एवरेज निकाले तो उस प्रॉफिट का 7.5% से ज्यादा वो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में नहीं दे सकता। लेकिन कंपनीज एक्ट 2017 में चेंज किया गया और बोला गया कि एक कंपनी अपने पिछले 3 साल के एवरेज का कितना भी परसेंटेज पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में दे सकता है। मतलब कंपनीज एक्ट 2017 से पहले एक कंपनी का जो भी प्रॉफिट है, मान लीजिए प्रॉफिट है 100 रुपया, तो 7.5 रुपया से ज्यादा नहीं दे सकता वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन में। लेकिन अब कोई 7.5% की लिमिट नहीं है, कंपनी अपने प्रॉफिट का जितना परसेंट चाहे उतना परसेंट दे दे पॉलिटिकल पार्टी को। तो यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है। सरकार या कोई भी और प्लेयर गलत तरीके से उस कंपनी के पास पैसा पहुंचा सकता है, वो कंपनी अपने फर्जी प्रॉफिट दिखा सकती है और उस फर्जी प्रॉफिट का मेन पैसा सरकार के पास पहुंचा हुआ दिखा सकती है। तो एक लूप बन गया यहाँ पे। बाद में कभी लूप बस्ट भी हुआ तो ये कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि वो पैसा इलीगली उस कंपनी के पास पहुंचा था। एट द बैक ऑफ द कर्टन ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो हम आम आदमियों को पता भी नहीं चलती, क्योंकि हम आम आदमी हैं। समझ गए भाई बात को? तो ये सब बातें यहाँ पे बोली गई। फिर गवर्नमेंट ने एक और लॉजिक दिया है। गवर्नमेंट ने क्या लॉजिक दिया है कि भाई हम ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम इसलिए लेके आए क्योंकि हम डोनर्स की आइडेंटिटी ओपन नहीं होना चाहते। सरकार कहती है, मान लीजिए कोई कंपनी है एक्स और उस कंपनी एक्स ने किसी एक पॉलिटिकल पार्टी पी को पैसा दिया। मैं आपको बताता हूँ, कोई एक कंपनी है एक्स और उस कंपनी एक्स ने पॉलिटिकल पार्टी पी को पैसा दिया। ओके, इस कंपनी एक्स ने पॉलिटिकल पार्टी पी को मान लीजिए 50 करोड़ रुपए दिया। ये पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में हार गई और कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी वाई जीत के आई। अब ये पॉलिटिकल पार्टी वाई इस एक्स बिजनेस से बदला निकालेगी। क्यों बदला निकालेगी? क्योंकि इस एस बिजनेस ने 50 करोड़ रुपए की फंडिंग वाई को ना देके पी को दी। ठीक है ना भाई? तो ये बोला जा रहा है कि जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है वो उन कंपनियों से, उन इंडिविजुअल से बदला निकाल सकती है जिसने उसको फंडिंग ना देके अपोजिशन को फंडिंग दी। तो यहां पे जब पता ही नहीं चलेगा कि किसने किसको पैसा दिए तो बदला क्या निकालेगी। लेकिन ये लॉजिक बिल्कुल फ्लॉड है, क्योंकि सारा का सारा इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा एसबीआई के थ्रू चैनल हो रहा है। एसबीआई एक सरकारी बैंक है, तो सरकार हमेशा पता कर सकती है कि एसबीआई के प्रोमिसरी नोट में पैसा किस इंडिविजुअल से आया, ठीक है ना, वो किसके अकाउंट में जमा हुआ, और अमाउंट को मैच करवा के आप पता कर सकते हो कि पैसा कहां से आया और किसके पास आया और कितना गया। तो भाई जो रूलिंग पार्टी है उसकी तो बैंक ही है एसबीआई, वो तो हमेशा एसबीआई से पता कर सकता है कि एसबीआई ने किसने कितना पैसा डाला और वो कितना पैसा किस अपोजिशन के पास गया। तो ये बोल देना कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स ट्रांसपेरेंट नहीं है तो कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को पता ही नहीं चल पाएगा कि कितना पैसा किसने दिया और कितना किसके पास गया। रूलिंग पार्टी कभी भी ये फिगर पता कर सकती है, चूंकि वो रूल में बैठी है, वो एसबीआई को बोल सकती है कि हमें पूरा डाटा दिखाओ। अगर बात की जाए तो अक्टूबर 2020 तक लमसम 6,500 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉक्स बिके हैं। 2017 से लेकर अक्टूबर 2018 6,500 करोड़ रुपए की डोनेशंस गई है पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड से। 6,500 करोड़ कितना बड़ा अमाउंट होता है। इसका 92% 1-1 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड से गया, यानी कि 1% ने 1 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड सीधे खरीदा। तो इन सब फैक्टर्स के थ्रू एट द एंड हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? ऑथर यही कंक्लूड कर रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास ये जो मैटर पेंडिंग है इलेक्टोरल बॉन्ड का, सुप्रीम कोर्ट को जल्दी से जल्दी इस मैटर के ऊपर एडजुडिकेट करना चाहिए, जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट को अपना डिसीजन देना चाहिए। इस प्रकार के सेंसिटिव मैटर्स को बहुत लंबे समय तक पेंडिंग रखना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ट्रस्ट, पब्लिक ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इज एट स्टेक। तो ये था पूरा एनालिसिस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में, पॉलिटिकल करप्शन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप कुछ सीखने को मिला हो। गुड बाय।